Hello students, welcome to the online learning platform of NVS Public School. Hope you all are fine and studying at home. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, हमने लेसन 1 पढ़ लिया है द इंचेंटेड पूल और हमने लेसन 2 देख लिया है ए लेटर टू गॉड। इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे लेसन नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं। तो लेसन नंबर 3 आपका क्या है? द गंगा। द गंगा के ऑथर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अब देखते हैं अबाउट दी ऑथर, मतलब कि ऑथर के बारे में जान लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और ये कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वॉज द ट्रू बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मतलब ये आधुनिक भारत के क्या थे? सच्चे निर्माता थे। ही वॉज ऑल्सो ए वेल नोन राइटर, मतलब वो क्या थे? एक बहुत ही फेमस राइटर भी थे। उनकी कुछ फेमस बुक्स कौन सी हैं जो उनके द्वारा लिखी गई हैं? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। ही वॉज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट, मतलब वो क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाने वाले क्या हैं? व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले जान लिया हमने क्या? अबाउट द ऑथर। तो अब देखते हैं इस लेसन की थोड़ी सी एक समरी जान लेते हैं क्या है इस लेसन में आगे। तो आइए अबाउट द लेसन। द गंगा इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। मतलब गंगा क्या है? एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है किसी से कुछ, जैसे कुछ निकाल लेना किसी चीज़ से। तो ये गंगा जो है, द गंगा जो लेसन है, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो जवाहरलाल नेहरू जी की लास्ट विल थी, यानी लास्ट इच्छा थी, और उनकी जो क्या थी? वसीयत थी। वसीयत मतलब जो लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है, पूरा अपने बारे में, या अब क्या मुझे करना है, क्या मेरी इच्छा है, तो वहाँ से इसको लिया गया है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं वो। ही एक्सप्रेसेज हिज ग्रेटिट्यूड टू द पीपल ऑफ इंडिया फॉर देयर लव एंड अफेक्शन। मतलब वो भारत के लोगों के प्रति क्या करते हैं? अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। क्यों? उनकी लव और अफेक्शन की वजह से। मतलब भारतीय लोगों ने उन्हें जो प्यार और स्नेह दिया है उसके प्रति वे कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ही इज़ ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिज कलीग्स हु वेयर हिज फेलो पार्टनर्स। मतलब वो क्या है? ग्रेटफुल हैं किसके? अपने कलीग्स के, जो उनके क्या हैं? ग्रेटफुल पार्टनर्स या साथी उनके रहे हैं, उनके क्या हैं? वो उनके भी आभारी हैं। नेहरू वांट्स हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड आफ्टर हिज डेथ। नेहरू जी क्या चाहते हैं? कि उनकी बॉडी का जो मतलब बॉडी है, उनके मरने के बाद उसका क्या कर दिया जाए? दाह संस्कार कर दिया जाए। और क्या चाहते हैं? देखो इस लेसन का जो मेन अब आता है, वो चाहते हैं कि ही विशेज दैट ए हैंडफुल ऑफ हिज एशेज be immersed in the Ganga and the major portion of them be scattered over the fields। मतलब वो चाहते हैं कि मुट्ठी भर उनकी जो राख है, यानी कि उनके जो मतलब उनको जलाने के बाद जो उनकी बॉडी का जो राख बचेगा उसको क्या कर दिया जाए? गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, और बाकी जो मेजर पोर्शन यानी बाकी बचा हुआ जो राख का भाग है उसे मैदानों के ऊपर क्या कर दिया जाए? फैला दिया जाए। ठीक, अब आते हैं हम लोग पैराग्राफ नंबर 1 पे। क्या है? आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस ए थिंग एज अफेक्शन। मतलब क्या कहते हैं? आई हैव रिसीव्ड, मैंने जो है भारतीय लोगों से इतना प्यार और इतना स्नेह प्राप्त किया है कि मैं उसको लौटा नहीं सकता हूँ। ठीक है, मैं उसको लौटा नहीं सकता हूँ, मतलब उसका एक थोड़ा सा अंश भी नहीं लौटा सकता हूँ। और उसके बाद आगे वो क्या कहते हैं कि बल्कि स्नेह ऐसी चीज़ होती है, स्नेह इतनी अमूल्य चीज़ होती है, या उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? लौटा नहीं सकते हैं। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, some have been revered, many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it।
इसका क्या कहने मतलब है, इसका कहने का मतलब है कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड, मतलब बहुत सारे लोगों को सराहा गया है, उनके काम के लिए सराहा गया है, कुछ लोगों को सम्मान दिया गया है, लेकिन मुझे भारतीयों के सभी वर्गों का मतलब हो गया कि ना कोई धर्म है उसका, ना किसी कोई जाति है, मतलब सभी लोगों ने, भारत के सभी लोगों ने उनको इतने अधिक मात्रा में स्नेह दिया है, ठीक है। लेकिन मुझे भारतीयों के सभी वर्गों से इतनी अधिक मात्रा में स्नेह मिला है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा क्या हो गया हूँ, भावुक हो गया हूँ, ठीक है, भावुक हो गया हूँ। अब उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। अब वो कहते हैं मैं मात्र यही आशा करता हूँ, मतलब मुझे बस यही उम्मीद है या आशा करता हूँ कि अपने जीवन के बाकी सालों में, मतलब मेरे पास जितना टाइम भी अब बचा है, जब ये वो लिख रहे थे तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आशा करता हूँ कि मेरा जितना जीवन भी अभी बचा है, ठीक है, मैं अपने देशवासियों और उनके स्नेह के लिए अयोग्य नहीं होऊंगा। अयोग्य नहीं होऊंगा मतलब कि जिस वजह से उन्होंने मुझे प्यार किया है, जिस कारण से उन्होंने मुझे प्यार किया है, मैं वैसा ही बना रहूँगा, मैं उसके लिए अयोग्य नहीं होऊंगा। अब देखिए आगे, टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, इनन्यूमरेबल मतलब कि अनगिनत, कॉमरेड मतलब साथी, और कलीग मतलब साथ काम करने वाले। आई ओव एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अपने अनगिनत सहयोगियों, मतलब कि जो हमारे साथी हैं, ठीक, और साथ करने वाले के प्रति मैं और भी ज़्यादा क्या हूँ, आभारी हूँ, मैं और भी ज़्यादा क्या हूँ, आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रैम्प एंड सोरोज विच इनइविटेबली अकम्पनी देम, ठीक है। हम लोग बड़े बड़े कामों में हिस्सेदार रहे, जितना भी काम हुआ है हम सब साथ काम करते थे, तथा उन जीतों और दुखों को साथ साथ सहा है जो निश्चित रूप से उनके साथ जुड़े हैं। मतलब कह रहे हैं क्या कि मैं उन लोगों को भी, जो मेरे अनगिनत साथी और कलीग्स हैं, उनको तो मैं उनके प्रति और आभारी हूँ। क्यों आभारी हूँ? क्योंकि हम पार्टनर रहे, हम साथी रहे। कब? जब हमने कोई सफलता प्राप्त की, जब हमारे सामने कोई दुख आया, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। इफ़ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद। मतलब क्या कहते हैं कि मैं जब क्या हूँ, मरूँ, मेरी वो है इच्छा है कि मैं जब मरूँ मुझे क्या कर दिया जाए, क्रीमेट कर दिया जाए, मतलब मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। और अगर मैं कहीं विदेश में मरूं या किसी दूसरे देश में मरूं तो मेरी बॉडी को वहाँ क्रीमेट कर दिया जाए, वहाँ दाह संस्कार किया जाए, और वहाँ से मेरी एशेस को, ठीक है, मेरी राख यानी कि बॉडी की जो पार्ट जलाने के बाद बचता हुआ पार्ट, उसको क्या किया जाए, इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेट्स should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these assets should be retained or preserved. मतलब वो क्या कहते हैं कि एक मुट्ठी भर के मेरी एशेस को कहाँ मतलब डाल दिया जाए, प्रवाहित कर दिया जाए गंगा में, गंगा नदी में, और बाकी को कैसे करना है उन्होंने नीचे बताया है, ठीक। और जितनी भी एशेस हैं उसमें से किसी भी पार्ट को क्या नहीं किया जाए, प्रिजर्व, मतलब उसको बचा कर नहीं रखा जाए, उनकी ये इच्छा थी। अब देखिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे, पैराग्राफ नंबर 2। माई डिज़ायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एशेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। मतलब कह रहे हैं कि जो मेरी इच्छा है कि मेरी एशेज़ यानी मेरी राख को कहाँ प्रवाहित किया जाए, गंगा में, इलाहाबाद में, उसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब उसका कोई धार्मिक, ऐसा नहीं कि धार्मिक वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मतलब मुझे जो है इस विषय में मेरी कोई भी धार्मिक आस्था नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद इवर सिंस माई चाइल्डहुड एंड आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन। वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अटैच हूँ, मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ किससे, गंगा और जमुना रिवर से, इलाहाबाद में, जब से मैं क्या हूँ, बचपन से पैदा हुआ हूँ। एंड चाइल्डहुड मतलब बचपन,
एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे मैं बड़ा हुआ ये अटैचमेंट, ये लगाओ, ये जुड़ाओ और भी क्या होता गया, बढ़ता चला गया. आई हैव वॉच देयर वेरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री and myth and tradition and song and story that have become attached to them through long ages and become part of their flowing waters. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि मैंने मौसम बदलने के साथ, जैसे जैसे सीज़न बदला, जैसे जैसे मौसम बदला, मैंने मौसम बदलने के साथ ही इन नदियों के बदलते रूपों को देखा है. मतलब मौसम जब बदला तो इनके बदलते हुए रूपों को देखा है, और उस इतिहास, पौराणिक कथाओं, परंपराओं, गानों, कहानियों के बारे में सोचा है जो युग युगांतरों से इन नदियों के साथ जुड़ गई हैं और इनके बहते हुए जल का एक भाग बन गई हैं. ठीक है, तो उनका बेसिकली क्या कहना था कि जो वो कह रहे हैं कि एक मुट्ठी मेरी मतलब राख को गंगा में प्रवाहित किया जाए, उसका कोई धार्मिक लगाव नहीं है, धार्मिक जुड़ाव नहीं है. वो बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है. किससे? गंगा से और जमुना से. अब देखिए आगे क्या लिखते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में. The Ganga is the river, especially the river of India, beloved of her people, round which intertwined her racial memories, her hopes, her fears, her songs of triumph, her victory and her defeats. ठीक, क्या कहते हैं कि द गंगा यानी कि जो गंगा है वो विशेष रूप से किसकी नदी है? भारत की नदी है, और यहाँ के रहने वालों की प्रिय नदी है. उसके चारों ओर भारत की यादें, भारत की जो यादें हैं, आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसकी विजयों के जो गीत हैं, भारत की विजयों के जो गीत हैं, और उसकी जय पराजय लिपटी हुई है, मतलब गंगा के साथ जुड़ी हुई है. शी हैज़ बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन. मतलब इसका क्या मतलब है? देखिए, वह भारत की युगों पूर्व संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है. युगों पूर्व संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है. Changing, ever flowing and yet ever the same Ganga. She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of Himalayas, which I have loved so much, and of the vast plains below, where my life and work have been cast. ठीक है, तो क्या करें? देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि वह भारत की युगों पूर्व संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक रही है, हमेशा बदलती रहने वाली, हमेशा गतिमान रहने वाली, और फिर भी वही गंगा. ठीक है, वह मतलब वो क्या कहते हैं कि मुझे जो गंगा है वो क्या याद दिलाती है? हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों की, गहरी घाटियों की याद दिलाती है, जिन्हें मैंने इतने ज़्यादा प्यार किया है. और क्या याद दिलाती है? नीचे के उपजाऊ और विशाल मैदानों की याद दिलाती है, जहाँ मेरा जीवन और काम समाये हैं. Smiling and dancing in the morning sunlight, and dark and gloomy and full of my as the evening shadows fall, a narrow, slow and graceful stream in winter, and roaring thing during the monsoon, broad bosomed as the sea, and with some of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the India running into the present and flowing onto the great ocean of the फ्यूचर. अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये पैराग्राफ देखिए, समझिए. पैराग्राफ नंबर 4 है. वो क्या कहते हैं कि स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, मतलब जो गंगा है वो सुबह जो है सूर्य की रोशनी में हंसती है और क्या करती है? डांस करती है. ठीक, जब शाम की कालिमा फैलती है, मतलब जब शाम होती है तो वह काली, उदास और रहस्यों भरी हो जाती है. ऐसा लगता है कि उसमें क्या है? कई सारे रहस्य समाये हैं. सर्दियों में पतली, धीमी गति और सुंदर जल की धारा हो जाती है, और मानसून जब आता है, यानी कि जब खूब बारिश होती है, तो वो क्या होती है? उसमें पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो महान बड़ी गर्जना शोर करती हुई समुद्र जैसी चौड़ी छाती वाली तथा थोड़ी थोड़ी सब कुछ विनाश करने वाली ताकत समेटे यह गंगा मेरी समझ में भारत का जो पास्ट है, जो इस समय चल रहा है, और भविष्य के जो महान सागर की ओर बढ़ रहा है, प्रतीक तथा यादें हैं. मतलब उनका कुल मिला के इसमें ये कहना है कि जो गंगा है वो अलग अलग तरीके से प्रतीत होती है. सुबह वो अलग तरीके से दिखाई देती है, शाम को वो अलग तरीके से दिखाई देती है, जब ठंडी रहती है तब वो अलग तरीके से दिखाई देती है, जब मानसून आता है तो वो अलग तरीके से दिखाई देती है, और फिर भी वो हमेशा बहती रहती है. अब आइए पैराग्राफ नंबर 5 में.
And though I have discarded much of past tradition and custom and an anxious, India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her. अब देखिए इस लाइन को समझिए, divide her and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. अब इसका मतलब देखिए क्या है, इनका कहने का मतलब क्या है, और जबकि मैंने पुरानी परंपराओं और रिवाजों को त्याग दिया है, मतलब वो कहते हैं कि जब मैंने पुरानी परंपराओं और रिवाजों को त्याग दिया है और मैं चाहता हूँ कि भारत भी उन सभी बंधनों से आज़ाद हो जाए जो उसे बांधे और कैद किए हुए हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जैसे कि जो भी कई सारी परंपराएं हैं जिसने भारत को क्या किया है, बांध दिया है, उसको भारत क्या कर दे, छोड़ दे, और उनके लोगों में लड़ाई करवाते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों को दबाते हैं और शरीर एवं आत्मा को खुलकर आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि इन सब चीज़ों को क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट, I am proud of that great inheritance that has been and is ours, and I am conscious too, like all of us, I am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India. अब देखिए क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मतलब भारत इन सब चीज़ों से निकले, ठीक है, भारत इन सब चीज़ों से निकले, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को उन सब चीज़ों से क्या कर लूँ, पूरी तरह से अलग कर लूँ। क्यों अलग कर लूँ? क्योंकि मुझे उस महान धरोहर पर गर्व है जो हमारी है और पहले से थी, और मैं यह भी जानता हूँ कि मैं भी सभी की तरह उस कभी न टूटने वाली श्रृंखला की एक कड़ी हूँ जो भारत के अति प्राचीन अतीत से, इतिहास से आरंभ की जाती है। ठीक है, वो चाहते हैं कि भले जो है ये सब चीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन वो उसको ये नहीं कहते कि उसको एकदम उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो खुद भी उसके क्या हैं, एक चैन रहे हैं, जो उनका इतिहास रहा है उसके वो क्या रहे हैं, भारत के इतिहास के वो हिस्सा रहे हैं। अब देखिए, दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, फॉर आई ट्रेजर इट एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज टू cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown at the Ganga at Allahabad to be carried out to the great ocean that washes India's shores. ठीक है, तब देखिए अब क्या कह रहे हैं कि इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं उसे अमूल्य मानता हूँ और उससे प्रेरणा लेता हूँ। मतलब उसको क्या मानते हैं, अमूल्य मानते हैं। मतलब जो भारत का इतिहास रहा है, जैसे भारत पहले क्या था, अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, उसके पहले उसमें जो है भारतीय लोगों ऊपर बहुत अत्याचार किए जाते थे, तो धीरे धीरे भारत का क्या हुआ, विकास हुआ, भारत आज़ाद हुआ। तो वही वो कहते हैं कि जो हमारा इतिहास रहा है उससे मैं खुद को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्या है, हमारे लोगों को महान बनाता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या कहते हैं, वो वही कहते हैं कि इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं उसे अमूल्य मानता हूँ और उससे प्रेरणा लेता हूँ। इस महत्वाकांक्षा की साक्षी तथा भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रति अपनी आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में वही निवेदन करते हैं। वो मतलब कह रहे हैं कि जो ये मतलब वो भी तो भाई जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय उन्होंने भी तो अपना योगदान दिया था, तो वही वो कह रहे हैं कि मैं भारतीय संस्कृति के प्रति, भारतीय धरोहर संस्कृति के प्रति अपनी आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में यह निवेदन कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख यानी अस्थियों को इलाहाबाद की गंगा में डाला जाए, जिससे वह उस महान सागर में पहुँच जाए जो भारत के तटों को क्या करता है, धोता है। ठीक, फिर देखिए आगे, द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, These to be carried high up into the air in aeroplane and scattered from height to fields where the peasants of India toil, so that they might mingle with dust and of India and become an indistinguishable मतलब कि जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, indistinguishable मतलब जिसको अलग नहीं किया जा सकता, पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब वो देखो क्या कहते हैं, एक तो भाई बता दिए कि वो क्यों कह रहे थे कि अपने एक मुट्ठी राख को कहाँ पे प्रवाहित किया जाए, गंगा नदी में। अब दूसरा कारण जो उन्होंने कहा था
कि बाकी बची हुई जो राख है उसको क्या कर दिया जाए, फील्ड्स में वो कर दिया जाए, मिला दिया जाए। तो वो ऐसा क्यों कहते हैं देखिए, अब वो इसलिए कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इन्हें किसी वायुयान में रखकर, मतलब किसी एरोप्लेन में या हेलीकॉप्टर में रखकर ऊपर ले जाया जाए और वहाँ की ऊंचाई से उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहाँ भारत के किसान क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। और जिससे क्या होगा कि वह भारत की धूल मिट्टी में मिलकर एक हो जाएगी, मैं एक हो जाऊंगा और मैं क्या होऊंगा, भारत का अभिन्न अंग इसी तरीके से मैं क्या हो जाऊंगा, बन जाऊंगा। और अब देखिए लास्ट लाइन क्या कहते हैं, आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली। मतलब उन्होंने लास्ट में लिखा है कि उन्होंने ये जो टेस्टामेंट है यानी कि जो वसीयत है उसको कहाँ लिखा था। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं कि आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June ऑफ द ईयर 1954। मतलब वो कहते हैं कि मैंने जो है इस टेस्टामेंट को, इस वसीयत को 21 जून को 1954 में कहाँ लिखा है, न्यू दिल्ली में लिखा है। तो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा कठिन भी लगे ये क्लास तो उसको दोबारा देखिए और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।